यहाँ स्टेट सिविल सर्विसेज में जॉब कर रहा था। 2004 से लेकर 2015 तक हमने अपना जॉब किया था। 2015 में हमने रिजाइन कर दिया। मेरा भी ख्वाब था कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही में रहना है। 99 में और 2001 में दो बार IAS की इंटरव्यू पहुंचा था। बड़ा सेट भी बहुत खतरनाक हो जाता है छोटा डेयरी फार्म के लिए। हाँ जी, इस साइड सारी बच्चियां प्रेग्नेंट है जी। ऐसे मैं फार्मरों को जान रहा हूँ तो 10 पशु सेल करते हैं और 35 लाख सब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा जी। आप अगर मुसीबत को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुसीबत मल्टीप्लाई हो। इसमें एक आदमी नीचे को पार्लर में खड़ा हो जाता है और 8-8 पशु संभालता रहता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में माँ डेयरी फार्म पर पहुंचा हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी जो है दूर में ये डेयरी फार्म है। लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। लगभग 6 एकड़ में जो है यहाँ पर हरा चारा उगाया जाता है और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले सुधीर सर हैं। काफ़ी जो है डेयरी फार्म में उनको अनुभव है। वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके डेयरी सेक्टर में आए तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके डेयरी सेक्टर का ही चुनाव क्यों किया और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आज जो है इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। और बहुत सारे दर्शक जो है वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बात। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार बहन जी, नमस्कार मित्रों। मैं सुधीर कुमार हूँ। माँ डेयरी फार्म्स नाम से मेरा बाराबंकी में फार्म है, लगभग 150 पशुओं का जी। और हम लोग पिछले 7 वर्षों से कर रहे हैं जी। 2016 से 2015 के एंड में किया। 2016 से हम लोग बेसिकली इस फार्म को रन कर रहे हैं। धीरे धीरे करके 20 लीटर वाले पशुओं से हम लोगों ने 45 लीटर पार करने की कोशिश ले आया सिस्टम। कैसे सर इस क्षेत्र में आना हुआ? अरविंद जी, मैं तो यहाँ स्टेट सिविल सर्विसेज में जॉब कर रहा था जी। पीसीएस अलाइड सर्विस में एक सिलेक्शन था मेरा कोऑपरेटिव पंचायत का ऑडिट का जी। तो मैं अपने गवर्नमेंट जॉब में था और थोड़ा इंटरेस्ट था हमको। और जो अपना करते थे गवर्नमेंट जॉब, उसमें पूरा मजा मुझे नहीं समझ में आ रहा था जी। और मन पसंद नहीं लग रहा था मुझे। तो था कि कुछ आने वाले समय में इस तरह का इंक्लिनेशन था, करेंगे जी। फिर 2015 में हमने इसको शुरू किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते ही गया इधर की तरफ। उसमें हमने 2015 में 2004 से लेकर 2015 तक हमने अपना जॉब किया था जी। 2015 में हमने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद से हम लोगों ने अपना ये शुरू कर दिया डेयरी वगैरह। हर युवाओं का सर एक ख्वाब रहता है कि काश हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके और इस क्षेत्र में आ गए सर, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं? गलती बिल्कुल नहीं अरविंद जी, देखिए क्या है, बिल्कुल सही कहा। मेरा भी ख्वाब था कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही में रहना है जी। लेकिन हमने 2 बार IAS का इंटरव्यू दिया था, 99 में और 2001 में जी। दो बार IAS की इंटरव्यू पहुंचा था जी। तो मेरा ख्वाब तो था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन जी। फिर मुझे जॉब मिला यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में जी। और देखिए क्या होता है कि जब ज्यादा आशा लेके चलते हैं और पोटेंशियल अपने जॉब में उतना नहीं रहता है तो आपकी क्षमता का पूरा जो कहते हैं ना विस्तार नहीं मिल पाता जी। और वैसा बंधन हमें लग रहा था कि ये इस ऑडिट में तो बस कोई रूटीन जैसा है और या तो जाओ और पंचायतों से पैसे लो, यही काम समझ में आ रहा था जी। और वो करना नहीं था तो वहाँ पूरा मुझे अपने क्षमता का विस्तार न दिखा। तो मैं कहा कि चलो अपना कुछ काम करेंगे। फिर हम लोगों ने जॉब छोड़ के किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुझे वहाँ पर भी अगर बेहतर मौका मिलता है, मैं अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन मिला होता तो मैं कंटिन्यू शायद कर जाता जी। लेकिन जो मैं कर रहा था स्टेट सिविल सर्विस में जॉब, उससे बेहतर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, कर रहे हैं हम लोग जी। हम लोगों ने उस लेवल पे लाया है अपनी डेयरी को जी। जो कह सकते हैं कि 6-7 साल सार्थक रहे हमारे जी। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि अभी हम लोगों ने अगर 10 सीढ़ी चढ़नी है तो 3 ही 4 सीढ़ी चढ़ी है जी। अभी बहुत है रास्ते अभी आगे करने को। जिस समय गवर्नमेंट जॉब छोड़े सर, उस समय घर वाले भी जी मेरे पास एक ETV के लोग आए थे जी। सेम सवाल पूछा था उन्होंने जी। उसमें मेरे पिताजी पीछे खड़े थे जी। और मुझे याद है उन्होंने क्या कहा था कि जब मेरे बेटे ने कहा कि मुझे जॉब छोड़ना है तो मुझे इनके ऊपर इतना विश्वास है कि जो कर रहे होंगे सही डिसीजन ले रहे होंगे। तो पिताजी मेरे यहाँ कभी फोर्स नहीं करते जी। आप जो कर रहे हो उसमें पूरा विश्वास रखते हैं, हमेशा पूरा सपोर्ट करते हैं जी। और वही कारण है कि हम लोग उस हिसाब से हैं कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं और उसको निभाने की कोशिश करते हैं जी। कितनी गायों से किए थे? वो गाय कहाँ से लाए थे? देखिए अरविंद जी, हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उस समय मैं गाय ले आया था शुरू में 14 गाय हरियाणा से जी, करनाल से जाके जी। और वो ज्यादातर गाय एक भी गाय से पूछिए तो ये गाय 21 लीटर दूध दे रही थी, बाकी सब 18 के नीचे थी जी। तो वो सब मिला के 14-13, एक गाय तो बहुत लात मारती थी, हटाना पड़ा था। 13 गाय थी जी। और वो 190 लीटर दे रही थी सारा मिलके जी। और कोई भी 18 के ऊपर उसमें नहीं थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने 2-4-6 महीने में समझ लिया प्रक्रिया को जी। फिर तुरंत सीमेन ब्रीडिंग वगैरह काम हम लोगों ने शुरू किया आने वाले समय जी। फिर
कोई भी समय गंवाया नहीं था हम लोगों ने, शुरू से ही ब्रीडिंग वगैरह करके चले थे। तो उसका नतीजा निकला कि 1-2 साल में ही हमको समझ में आने लगा कि बच्चे इंप्रूव कर जाएंगे। जब हमारे पहले बच्चे पैदा होने लगे तो 25 लीटर के ऊपर दूध देने लगे। जी। फिर अब ऐसा भी समय आया कि 35 लीटर के ऊपर। अभी मैं पंजाब में देखता रहता हूँ, लोग मित्र जिक्र करते हैं कि ये 40 लीटर फर्स्ट लैक्टेशन, अभी हमारे पास 40 को नहीं पार कर रहे हैं फर्स्ट लैक्टेशन। लेकिन आशा है कि उस समय लगता था कि अरे कैसे सब 35-40 कहे जा रहे हैं। लेकिन जब अपने देने लगे तो समझ में आया कि दे सकते हैं। अब ये भी समझ में आया कि पहले बिहार में भी 40 के ऊपर जा सकते हैं। एक आध जनरेशन और आगे बढ़ना पड़ेगा, आ जाएंगे पशु, आ रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं अब ये। तो आशा करते हैं हम लोग बढ़ जाएंगे, बेहतरी आएगी धीरे धीरे जी। तो स्टार्टिंग जब आप किए थे सर, तो घर से किए थे या शुरू में ही इतना बड़ा सेट बना लिए थे? नहीं अरविंद जी, यहाँ मेरे पास हम लोग जिस सेट में खड़े हैं, ये सेट हम लोगों ने बाद में बनाया था जी। इसे 100 मीटर पे जो दूसरा सेट आप देख रहे हैं जी 150 मीटर पे, वो हम लोग का पहले सेट था। और जब उसमें हमने किया पशु तो समझ में आया कि जो बहुत अच्छे जेनेटिक्स वाले बच्चे हो रहे थे वो हाफा करते थे उसमें। जी। तो हमें लगा कि अच्छा सेट बनाना पड़ेगा। तब समझ में आया कि बड़े सेट क्यों बन रहे हैं। देखिए फार्म अगर बड़ा है 100-150 पशुओं का तो हाइट रखनी पड़ेगी, बड़ा करना पड़ेगा। अगर 2-4-10 पशु रखने हैं तो ऐसे सेट उसे बिल्कुल ना बनाए। ये भी एक गलतफहमी हो जाती है कि मित्र बना ले रहे हैं, उस पर हम कभी अलग से जिक्र करेंगे। लेकिन ये है कि मेरे मुंह से निकल जाए बड़े सेट की जरूरत थी, सब लोग बड़ा सेट भी बहुत खतरनाक हो जाता है छोटा डेयरी फार्म के लिए। फालतू ऊंचाई वगैरह देना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। छोटे सेट से ही आप डेयरी फार्म स्टार्ट किए थे? बिल्कुल जी, छोटा तो था, इतना छोटा भी नहीं था वो जी। लेकिन इतना बड़ा सेट वो नहीं था हमारा। उसमें हमारे 50-60 पशुओं की जगह थी जी। और उसी समय शुरू किया था। बिल्कुल। तो आपको स्टार्टिंग में ही लग गया सर कि जब तक हम ब्रीड पर काम नहीं करेंगे तब तक डेयरी फार्म को लंबे समय तक नहीं चला सकते? देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि बाहर से जो पशु ला रहे हो 20 लीटर दूध दे रहा है जी। और हर कुछ महंगा हो रहा है तो 20 लीटर के पशुओं से तो काम चलता नहीं जी। वो जिस समय दूध दे रहा है उस समय ठीक है, जब ड्राई होगा तो उस 20 लीटर का जब आपका पीक यील्ड होगा तो मिल्किंग हर्ड का एवरेज आपका 8-9 को पार नहीं कर पाएगा जी। 20 लीटर के पशुओं से आपके सारे मिल्किंग हर्ड का एवरेज 8-9 लीटर से कुछ नहीं होना आज के डेट में। आपका पशु जब 30 के ऊपर होगा तो मिल्किंग हर्ड का एवरेज 20 को पार करने की कोशिश कर पाएगा, 17-18 हो पाएगा जी। तभी आप कुछ बेहतरी कर पाएंगे समझे आने वाले समय। तो कितने साल के बाद लगा सर कि आप जो है जो डिसीजन लिए हैं वो सही है? स्टार्टिंग में तो नहीं लगा होगा। देखिए बिल्कुल क्या होता है अर्जुन जी, जब पशु कोई भी पशुपालक है जी, डेयरी जितनी इन्वॉल्विंग है उतना किसी को हार्ट नहीं होती है जी। सबको ही रहता है कि पशु आएगा और दूध देगा और इतने पैसे आ जाएंगे हमारे जी। लेकिन जब पशु आता है तो समझ में आता है कि इसकी फीडिंग है, इसकी बीमारियां हैं जी। इसका मैनेजमेंट है। और जब तक वहाँ आपका परफेक्शन नहीं होगा जी, जैसे मतलब इसीलिए मैं कोशिश करके बात करता हूँ जगह जगह पे कि वो सारी जो कहते हैं महीनी है वो सारी महीनी सीखी जाए आने वाले समय में। और मतलब अपना डिपेंडेंस जो है अपने आप के वेटनरियन और पैरा वेटनरियन से बस इलाज छोड़ के बाकी आपके ऊपर आ जाए जी। और चीज़ें करा जाए अपने से धीरे धीरे सीख के, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी समझ लें। और जैसे अच्छे ब्रीड तैयार कर रहे हैं तो अच्छे ब्रीड में अब बीमार तो पशु साल में एक बार होगा, लेकिन जी। आपके हाथ में 365 दिन तक है और कब खाना है, केवल जरूरत से ज्यादा भी आप खिला देंगे तो भी मुसीबत है जी। आप यही करने वाले बच्चों को बहुत मोटा कर दिए, आपके कंसेप्शन घटना शुरू हो जाए जी। तो ठीक भी खिलाना है, ज्यादा भी नहीं खिलाना है जी। जैसे ड्राई पीरियड में आप पशु को बहुत मोटा कर लेंगे तो फैटी लीवर शुरू हो जाएगा जी। और आप जब देखेंगे कि जब पशु बच्चा दे रहा है तो उस फैटी लीवर में मतलब वो एक समस्या है, फिर उन्हें खींच पाता पशु। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ड्राई पीरियड में अननेसेसरी मोटापा भी नहीं चढ़ाना जी। तो केवल ज्यादा खिलाना नहीं है, ऑप्टिमम खिलाना, ऑप्टिमम मैनेजमेंट करना, सब चीज का अपना है। आपने फॉगर स्प्रिंकलर लगा लिया नया और आपने चला दिया 24 घंटे टाइप की, इतना बुरा चला दिया कि सब खुर अभी से अगर नम होने लगेंगे जी। तो बरसात में जाके फिर वो लेमनेस की प्रॉब्लम शुरू होगी जी। तो हर चीज सीखनी पड़ती है धीरे धीरे करके, इसको कितना चाहिए फॉगर, क्या चाहिए आने वाले समय में, वैसा ही मसला है। तो अब हम सीड के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे सर, जो ये तरह के पशु हैं। देखें इसमें इस साइड जिधर आप अपना वीडियो कर रहे हैं अरविंद जी, ये हमारी बच्चियों का ब्लॉक है जी। इसमें वो बच्चे हैं जिनकी आई हो रही है। इसमें से कुछ बहुत छोटे बच्चे अभी जस्ट उधर से पुरानी डेयरी से यहाँ आए होंगे, वो भी हैं जी। और कुछ बड़े बच्चे दिख रहे हैं जो उनका पीढ़ी होने वाली होगी, वो लगभग गाभिन हो गए होंगे जी। तो इस बार ये नॉन प्रेग्नेंट जिधर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये नॉन प्रेग्नेंट बच्चियां हैं जी। और इसके उल्टा साइड में बिल्कुल इस साइड देखेंगे हम जी, तो ये प्रेग्नेंट बच्चियां हैं हमारी बिल्कुल। सभी प्रेग्नेंट है हाँ जी, इस साइड सारी बच्चियां प्रेग्नेंट है जी। और पीछे आपके पीछे जो था उसमें नॉन प्रेग्नेंट बच्चे हैं।
तो क्या डायमेंशन होगा सर इसका जो बच्चियाँ बनी है? अब बच्चियाँ देखिए बंधी तो नहीं है, खुली खुली है। जी जी। इसमें ये सेट हमारा जो है ये पूरा सेट 120 फीट लंबा है, और जो बच्चियों के हमने 4 खंबे छोड़े हैं इसमें, अगर तीन छूटे हुए हैं तो ये 30 फीट तो लंबा हो गया जी जी। और पीछे मुझे याद तो नहीं है लेकिन 13 फीट इधर हो गया जी, और आपका लगभग 15 फीट लगभग क्यूबिकल में छूटा है जी। तो जैसे यहाँ गाय खड़े हुए खा रही हैं, जी जी। 13 फीट जगह यहाँ पे है, लगभग पीछे क्यूबिकल के लिए 15 फीट छूटा होता है जी। और उसके पीछे आने जाने के लिए गैलरी छूटी है 7 फीट की। तो क्यूबिकल से क्या बेनिफिट है सर जो क्यूबिकल बना हुआ है? क्यूबिकल का फायदा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा पशु मिट्टी पे बैठे जी जी, और आप अगर ये क्यूबिकल नहीं लगाएंगे जी, तो इतने पशु मिट्टी को कीचड़ में बदल देते हैं। जी जी जी। तो क्यूबिकल का फायदा ये मिलता है कि पशु सीधे बैठता है, सीधे वापस आता है जी। उसका गोबर और जो मूत्र वगैरह है वो नीचे बाहर गिरता है जी। तो क्यूबिकल हमेशा मिट्टी सूखी मिलेगी आपको बैठने के लिए और सॉफ्ट बेड उनको मिलेगा। और वो जो खुला में घूमने के लिए जो बाहर की एरिया है अरविंद जी, वो है कि जैसे पशु लूज हाउसिंग में है जी जी, तो इनको जैसे जाड़े का दिन हो गया या गर्मी की रातें हो गई, ये बाहर बैठना पसंद करते हैं जी। तो ये अपने अपने ब्लॉक में अलग अलग सबके बाहर की एरिया है, अपने आप चले जाते हैं बाहर से। तो आप देखेंगे शाम होते हैं, ठंडी शाम है अगर जी, बाहर जी। निकल आएंगे। बिल्कुल आगे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो आगे जी। फिर मिल्किंग ब्लॉक हमारे शुरू हो जाते हैं। और जो ड्राई में गाय है सर यहाँ पर नहीं है ड्राई क्या? गाय यहाँ पे नहीं है, यहाँ असल में पार्लर लगा हुआ है जी, तो जी। यहाँ हम लोग वही पशुओं को रखते हैं जो मिल्किंग में है जी। या उन बच्चों को रखते हैं जिनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जी जी। बाकी ड्राई और प्रेग्नेंट पशु और नॉन प्रेग्नेंट भी अगर कोई ड्राई हो गया गलती जी। से तो वो पुरानी डेयरी का रहता है। जी। और एक चर्चा करना चाहेंगे सर कि लोग दूध तो उत्पादन कर लेते हैं जी, लेकिन दूध का रेट जो है सही नहीं मिल पाता है, मार्केट नहीं मिल पाता है, तो आप जो है स्टार्टिंग में कैसे मार्केट पकड़े और अभी जो है आपका कितना मिल्क का प्रोडक्शन पर डे हो रहा है? देखिए अरविंद जी, हम लोग जाड़े में मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग 1000 लीटर पे प्रोडक्शन अपना रोकते हैं। रोकना पड़ता है? रोकते बिल्कुल, क्योंकि मैं जो गाय सेल करता हूँ नॉर्मली 30 लीटर के ऊपर की गाय होती हैं जी। तो अगर 20 गाय सेल कर रहा हूँ तो मान के चले मैं अपना 600 प्रोडक्शन हटाता हूँ ऊपर का। जी जी। अगर मैं उनको रोक लूँ तो मेरे पास 1000 लीटर बढ़ के तुरंत 1600 हो जाएगा। जी जी। तो मुझे करना नहीं है क्योंकि हमारा रिटेल जो है वो मेरे पास 800 लीटर का रिटेल है। जी जी। और जाड़े में जब 1000 पे रोकता हूँ तो उसमें 100 लीटर लगभग मेरे बच्चे पीते हैं जी। और 100 लीटर का हम लोग जाड़े में घी बना लेते हैं। जी। तो उतना मैं 1000 के ऊपर नहीं जाने देता। जब भी दूध 1000 के ऊपर बढ़ेगा तो मैं 1-2 गाय सेल करना जी शुरू करता हूँ। तो क्या रेट मिल जाता है सर दूध देखिए का? हम लोगों ने रिटेल के 2-3 तरीके बना रखे हैं जी। एक तो हमारा एटीएम है जी। फिक्स्ड एटीएम है, दुकान है हमारी 2 जी, वहाँ जी। से 58 रुपए लीटर सेल कर रहे हैं। जी फिर 1-2 बहनें हमारी जो कॉलोनियों में दूध बांटती हैं वो 64 रुपए में करती हैं जी। और उसके बाद हमारा उसके ऊपर बॉटलिंग सिस्टम है। जी। बॉटलिंग सिस्टम में हम लोग 73 रुपए लीटर गाय का दूध बेचते हैं। तो दूध कहाँ पर जाता है सर आपका? लखनऊ शहर में जाता है। लखनऊ। सारा दूध लखनऊ शहर में जाता है। उसमें हम लोग 3 तरह के दूध भेज रहे हैं जी। एक ये मिक्स ब्रीड का जो हॉस्टिन फ्रीजन कह लीजिए, जर्सी कह लीजिए, जो जी। ब्रीड इसमें है, और दूसरा गिर का मिल्क है और तीसरा 2-3 हमने भैंसें रखी हैं जी। कुछ भैंसों का भी 20-25 लीटर दूध। तो गिर का क्या रेट का जा रहा है सर? गिर का हम लोग 100 रुपीज़ लीटर देते 100 रुपीज़ बिक जा रहा है? बिल्कुल। देखिए बिकने का मसला क्या है अरविंद जी कि हम तो अपनी लागत देखते हैं। जी, जी। आप बड़े शहर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपके 2500 रुपए डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं। जी जी। तो ऐसे में आप अगर 100 नहीं बेचेंगे तो 75 रुपए अगर आपको देसी गाय का दूध का नहीं मिलेगा जी जी। तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी आपको। जी। तो मैं उसी रेट पे चलता हूँ जिस रेट आप अगर रेट कम करके आप बढ़ा भी लेंगे फायदा नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे? जी जी। तो हम वो रेट लेके चल रहे हैं जिस रेट पे अगर बिके तो मैं अपना उन पशुओं को बढ़ाऊँ। जी। अगर आप गिर मांगोगे और गिर के पैसे नहीं दोगे तो मैं गिर क्यों बढ़ाऊंगा? जी सही बात है। और भैंस का क्या रेट मिल जाता है? भैंस का है 83 रुपीज़ में, 83 रुपए में। 83 रुपया जी। अपनी गायों को कौन सा फीड देते हैं, चारे में क्या क्या देते हैं, वो थोड़ा चर्चा कर दीजिए। देखिए अरविंद जी, हमारे पास ज़्यादातर पशु हम 30+ है जी। तो हमारे पास साइलेज देने की भी एक मजबूरी है तो मैं साइलेज यूज़ करता हूँ ढंग से जी। और फीड हम लोग अपना बनाते हैं जी। और जैसा आप शायद जानते होंगे कि हम लोग यहाँ पे कई ईस्टर्न यूपी और बिहार वगैरह में अपना फीड भेजते भी हैं। जी जी जी। फीड हम लोग अच्छे से अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जी। बहुत अच्छा एडवांटेज हमें मिलता है। और ग्रीन पाउडर हम लोग अपने पास 6 एकड़ लगभग खेत हमने फ्री छोड़ा है हरे चारे के लिए। जी जी। उस पर हम लोग अपना हरा चारा पैदा कर लेते जी। हैं। जी। तो डेयरी में सर साइलेज कितना इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा चर्चा कर दीजिए। देखें क्या है अरविंद जी, साइलेज इम्पोर्टेंट तो है लेकिन जो पशुपालक अरेंज नहीं कर पा रहे हैं जी जी। उन्हें अगर 30 लीटर के नीचे के पशु हैं जी। खास करके 25 लीटर के आसपास है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जी। अच्छे क्वालिटी का फीड, भूसा और साथ में काम भर का हरा चारा, जी। बिल्कुल आप आराम से अच्छी डेयरी चला सकते हैं। जी। और हमने देखा है 35 लीटर के ऊपर दूध देते हुए अपने पशुओं को 38 लीटर 40 लीटर तक पहुंचाया था और कोई मेरे पास साइलेज नहीं था। जी। लेकिन ये है कि 30+ की गायों को आप साइलेज देंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपके पशु के लिए अच्छा है। जी।
18-20 लीटर दूध देने वाली गाय को भी साइलेज इम्पोर्टेंट है सर कि देखिए जिसको आप दे पा रहे हैं बहुत अच्छा है, मैं तो वही कहता हूँ दे ले रहे हैं तो अच्छा है जी। नहीं भी दे पा रहे हैं तो देखिए क्या होता है, साइलेज का रोल समझा जाए हम लोग जी कि हमें पशु को न्यूट्रिशन देना है जी। और अब अगर पशु मान के चलें कि हमारा 20 लीटर दूध दे रहा है जी। उसको हमें 8 किलो फीड देना है जी। 8 किलो फीड खाने में पशु को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी 25 लीटर दूध दे रहा है 9 खिला दिया 10 किलो खाने में पशु को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जी आपका पशु 35 लीटर दूध दे रहा है जी। अब उसको 12 किलो अनाज भी कम पड़ रहा है मान लीजिए जी। तो एक अनाज देने की एक लिमिट है, देने को तो आप 15 किलो भी खिला लीजिए लेकिन जी, 12-13 के ऊपर पहले तो तब हम लोग क्या कोशिश करते हैं जी। कि फीड के अलावा जो उसका फॉडर है जी जिसमें भूसा हरा चारा था हम फॉडर के रूप में भी न्यूट्रिशन ले आवे जी तब हमारा साइलेज का रोल आता है कि हम भूसा कम कर देंगे, हरा चारा थोड़ा घटा लेंगे और साइलेज डालेंगे जी। तो थोड़ा न्यूट्रिशन हम वहां से ले आएंगे तो हमारे अनाज बढ़ाने की मजबूरी घट जाएगी। जी बिल्कुल, इसलिए साइलेज का रोल बढ़ जाता है समझ। बहुत सारी डेयरियाँ खुलती है और लोग बहुत बड़ा ख्वाब देखकर खोलते हैं और कुछ सालों में जो है बंद हो जाता है, उसके पीछे आप क्या रीज़न मानते हैं? देखिए अरविंद जी क्या है ना कि अगर ख्वाब अगर सही जगह पे जैसे कहते हैं वेल प्लेस ख्वाब होंगे जी जी मिस प्लेस ख्वाब नहीं होंगे जी। अगर हमने ये ख्वाब देखा है गुणा करके 20 लीटर की गाय और 45 रुपए का दूध जी। तो 20 लीटर की गाय को 20 लीटर गुणा करना बहुत गलत है जी। 20 लीटर की गाय को एवरेज आपको 8-9 लीटर गुणा करना पड़ेगा जी जी 20 लीटर की गाय 20 भी दूध देगी और 0 भी जाएगी जी जी तो दूध अधिक से अधिक 10 होगा जी 20 और 0 का एवरेज तो 10 ही आएगा जी। और थोड़ा पिछड़ेंगे तो 8 भी आएगा तो दूध हमको 8-9 रुपए से जोड़ना पड़ेगा फिर जी। सारी मेहनत वहां से करनी पड़ेगी जी। फिर समझना पड़ेगा कि जब ये 30 नहीं पहुंचेगी तब तक 15-16 का एवरेज नहीं आएगा जी। हमारा। तो देखिए अगर सही ख्वाब देखे जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करने में हिम्मत नहीं छोड़ी जाएगी, जी जी फंड बचा के रखे जाएंगे डेयरी के शुरू के 2-3 साल को संभालने के लिए तो वो क्रिटिकल पीरियड भी देखें फ्यूचर में बताता हूँ डेयरी का अरविंद जी जी मतलब अभी मैं उठूँ और जैसे मैं 70,000 पहले अपने साल में 70,000 का पशु नहीं बेच सकता था जी जी मेरे बेच सकने की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं उठूंगा 70,000 वाले पशु को 1.5 लाख में बेच दूंगा। जी जी आप 1.5 लाख के पशु तैयार करने होते हैं और मैं अपने ऐसे मित्रों को जानता हूं जो अपने बच्चे 55,000 के बेच रहे हैं डे 1 के बच्चे। ऐसा नहीं है कि मैं अपना नाम बड़ा कर लूंगा तो मैं अपने बच्चे को 55,000 में बेच दूंगा। जी जी आप वैसे बच्चे तैयार कर लोगे तो 55,000 के बिक जाएंगे जी जी और वो देश भर से मांगे जाते हैं। जी जी तो फ्यूचर की बात करें तो ऐसे ऐसे मैं फार्मरों को जान रहा हूँ जी। तो 10 पशु सेल करते हैं और 35 लाख के सेल करते हैं, 3.5 लाख एवरेज 3.5 लाख के पशु सेल कर रहे हैं। जी तो आप समझिए डेयरी का फ्यूचर की बात की जाए तो अगर आप कर पाइए तो रास्ते तो बहुत हैं, जी उसका भी टारगेट कर सकते हैं आने वाले समय में धीरे धीरे करके। क्यों हम देखेंगे भाई 1.25 लाख खा के तो बच्चा 1 लाख रुपए का बिकना है, जी, ऐसे नहीं जी। होता है ना। मैं ऐसे फार्मरों को जान रहा हूँ जो 3.5 लाख के एवरेज प्राइस से अपने काऊ सेल कर रहे हैं। जी जी तो उन पशुओं ने उन्होंने 10 सेल कर दिया, हो गए उनके 35 लाख रुपए रेवेन्यू निकल गया उनके समझे। तो लंबे समय तक चलाने के लिए क्या क्या करना होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए कोई सुन के किसको फीलिंग आएगा इनके पास बहुत पैसा होगा इसलिए ऐसी बात करते हैं। जी, जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 पशु भी करने का टारगेट है तो जी। 5 ही करिए ना, फिर 10 भी करेंगे तो आपका पैसे खिंच जाएंगे। जी। आप 5 ही करिए। देखिए जब आपके प्रॉफिट आएंगे तब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा। जी, जी। आप अगर मुसीबत को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुसीबत मल्टीप्लाई हो जाएगी। जी, जी। आप समझ रहे हैं? तो 10 के बदले 5 कर लिया जाए और पूरे उसकी जो प्रक्रिया है वही फॉलो की जाए। जी आने वाले समय में चीजें मजबूत हो रही हैं। मैं हिम्मत मानता हूँ नहीं कर पाता हूँ। जी। जैसे कभी कभी लगता है इतने परेशान होता है फार्मर की सीमेंट मुझे लगता है कि समस्या क्या है कि मैं कुछ भी करना चाहता हूँ फोन हम ही को आने हैं सारे। जी जी कोई भी मैं सोचूंगा मैं सीमेंट भी फीड के साथ भिजवा दूंगा जी, जी। तो कोई स्टाफ को फोन करके मानेगा नहीं, इसीलिए मेरी हिम्मत छूट जाती है। जी। तो पैसा मुझे मोटिवेट नहीं कर पाता। मुझे जैसे लगता है कि आपको अपने दिया आप खुश हो गए और आपका अच्छा हुआ तो वो आएगी, लेकिन ये एक लिमिट होती है कितना मैं फोन झेल सकता हूँ, जी। इसलिए नहीं करता। नहीं तो मैं सोचता था कि मेरे पास सीमेंट है मैं भिजवा दूँ तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा हिम्मत अभी छूटी हुई है। फीड काफी खींच बवाल फैला रखा है। जी, जी, जी। तो आपके पास कौन कौन सी सीमन की बछिया और गाय है? मेरे पास सबसे रूटीन एवरेज में डेनमार्क के अच्छे सारे सीमेंट के बच्चे हैं। जी। डेनमार्क 116 है, 40 128 है और 50061 वगैरह के बच्चे मेरे पास काफ़ी हैं। जी जी ये हो गए। उसके बाद हमने बैफ काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। जी बैफ के पशु हमारे पास हैं जी और बैफ के इम्पोर्टेड सीमेंट भी आते थे जी जी जिसको हमने अच्छे से यूज़ किया है। मिसौरी वगैरह की बच्चियाँ लास्ट ईयर मेरे यहाँ 38 लीटर दूध दे रही थी पिछले जाड़े में, जी जी तो वो बच्चे भी हमारे पास हैं बैफ के। और एबीएस के कुछ बच्चे थे, एबीएस नहीं लगा रहा हूँ, पहले लगाता था मैं। जी जी एबीएस के कुछ अच्छे बच्चे थे मेरे पास और सबसे अच्छे जो बच्चे आ रहे हैं वो वर्ल्ड वाइड शायर के हैं। जी जी वर्ल्ड वाइड शायर भी हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी बढ़ोतरी मिलती है। जी। लेकिन अरविंद जी मैं एक जिक्र कर रहा हूँ, लगे हाथों याद आ गया। जी। मैंने कुछ फार्मरों को देखा है वो सेक्स सीमेंट पहले बहुत महंगे थे, फिर कुछ डेनमार्क वगैरह के सीमेंट आए जो सस्ते आए
और पशुपालक बहुत ताकत लगा के जुट गया है। जी जी फिर वो ये फोन करके कह रहा है नतीजे नहीं मिले, बिल्कुल नतीजे नहीं मिलेंगे। जी। अगर आप फील्ड में हैं और आप नॉन हीफर पे बछिया के अलावा गायों पे लगाएंगे तो सीमेन का ही नुकसान नहीं होगा। हर एक महीने रिपीट करने पे 4-4 हज़ार 3-3 हज़ार और बाद में पशु जो ड्राई पीरियड में चलेगा लंबा वो आपको नुकसान कराएगा। जी। तो हमें समझना है कि हमें आंख मूंद के सेक्स सीमेन पे जाने से केवल बच्चियां नहीं आएगी, आपके फार्म की ब्रीडिंग ही ढीली पड़ जाएगी। जी जी आप समझे। जनरली क्या होता है, मिक्स ब्रीड या होल्स्टीन फ्रीजन की बात कर लें तो ये जो है ये गर्मी में तंग करती हैं आपको। तो आपके पास ब्रीडिंग सीजन जो है बेसिकली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जी। फिर वो मई के बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने आप अटकोगे। तो आपको सारी ब्रीडिंग उसी ठंडे पीरियड में बितानी है अगर। जी जी। तो उसमें आपने पता चला 2 बार से सीमेन लगा के फंसा लिया आप। जी जी। उसके बाद गर्मी में बैठे तो फिर आप उलझ जाएंगे सारे ड्राई पशुओं को लेके। तो ये सब समझना पड़ेगा। अगर सेक्स सीमेन लगाना भी चाह रहे हैं, आपके पास बच्चियां नहीं है, गायों पे लगाना चाह रहे हैं तो एक आध बार सब पे ट्राई कर लीजिए। अगर वो रिपीट कर रहा है तो जल्दी से जल्दी उसको नॉर्मल सीमेन लगा के गाभिन कराइए। जी जी। अगर प्रेग्नेंट पशु नहीं रहेंगे और फिर गर्मी में आप 4 महीना और फंसोगे जी जी तो फिर पूरी डेयरी उलझ जाएगी आपकी। तो सेक्स सीमेन का इंडिस्क्रिमिनेट यूज न किया जाए। जी जी। सोच समझ के इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा चीजों को, समझिए। और इस साइड में हम देख रहे हैं सर, इस साइड में क्या है? इधर अरविंद जी मिल्किंग पार्लर हमारा जी, जहाँ मॉर्निंग इवनिंग हम लोग मिल्किंग करते हैं लाके। जी जी। तो 8 पशुओं एक साथ मिल्किंग हो जाती है जी। तो ये मीडियम साइज़ का हमारा पार्लर है ये। और इसमें जैसे इसके बिना तो खैर हम लोग सोच भी नहीं सकते जी जी। 60 पशुओं की मिल्किंग करनी है, कैसे हो पाएगा जी। इसमें एक आदमी नीचे को पार्लर में खड़ा हो जाता है और 8 पशु संभालता रहता है एक साथ। तो एक आदमी 8 गायों को आसानी से दूध निकाल। एक आदमी इधर रेलिंग वगैरह थोड़ा खोलता है, एक आदमी इधर थोड़ा पानी मार देता है ठंडा। जी जी। बाकी एक आदमी पार्लर में होता है संभाल लेगा। तो साइलेज सर आप मंगाते हैं या खुद बनाते हैं? साइलेज देखिए अरविंद जी, मेरे अगल बगल की जो बेल्ट है जी, वो आलू पिपरमिंट की बेल्ट है जी। तो मक्का नहीं के बराबर लोग पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी। तो हमें खड़ी फसल मंगानी पड़ती है जी। तो मैं सीतापुर में पवन दीक्षित जी हैं जी जी, वो साइलेज का अच्छा काम कर रहे हैं। बेलिंग वगैरह भी करते हैं। जिन मित्रों को चाहिए होगा वो पवन दीक्षित जी से संपर्क कर सकते हैं आने वाले समय में। वो उनको बेल साइलेज के दे देंगे और मेरे लिए वो खड़ा रॉ मटेरियल देते हैं जी जी। मैं उसे अपना साइलेज अपना साल में लगभग 600 टन साइलेज वो मटेरियल हमें मिलता है, मैं उसे बनाता हूँ जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।